नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है व्योम व्यू पॉइंट पर। और आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कैसे बनी? यह सवाल हर एक इंसान के मन में उठता है। हमारी धरती की कहानी न केवल विज्ञान की है, बल्कि यह एक गहरा रहस्य भी है। इस वीडियो श्रृंखला में हम पृथ्वी के निर्माण के विभिन्न पहलुओं का अन्वेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सौरमंडल का निर्माण हुआ, प्रारंभिक पृथ्वी की स्थिति कैसी थी और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। यह एक विज्ञान, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान का मिला-जुला सफर होगा। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कितनी पुरानी है? या यह कि क्या हमें वास्तव में उन प्राचीन महासागरों से कुछ ज्ञान मिलता है जहां से जीवन की शुरुआत हुई? इन सभी सवालों के जवाब हम इस यात्रा में खोजेंगे। पृथ्वी का निर्माण समझना न केवल हमारे ग्रह के बारे में ज्ञान बढ़ाता है, बल्कि यह हमें भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। जब हम यह समझते हैं कि हमारी धरती कैसे बनी, तो हम यह भी जान पाते हैं कि हमें इसे कैसे संरक्षित करना है। हमें हमारे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के संसाधनों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। यदि आप इस विषय में और जानने के लिए उत्सुक हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। आइए साथ मिलकर इस अद्भुत दुनिया की खोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली अध्याय, कॉस्मिक शुरुआत से। जानेंगे कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। 1308 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई एक विस्फोटक घटना से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यही वह क्षण था जब समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत हुई। इस अद्भुत घटना ने लाखों आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों की उत्पत्ति की नींव रखी। यह वही ब्रह्मांड है जिसमें आज हम रहते हैं। 5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल का प्रारंभ एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुआ, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस बादल के केंद्र में एक विशाल तारा बनने लगा, जो आगे चलकर हमारा सूर्य बना। इसके चारों ओर घूमने वाली धूल और गैस के छोटे छोटे टुकड़े समय के साथ एकत्रित होते गए और हमारे ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, बने। प्रारंभिक पृथ्वी कोई शांत ग्रह नहीं था। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी एक पिघले हुए लावा की गेंद थी। लगातार उल्कापिंडों के गिरने और ज्वालामुखियों के विस्फोटों ने इस नवजात ग्रह को एक खतरनाक और उथल-पुथल भरे स्थान में बदल दिया। पानी का नामो निशान नहीं था और वातावरण में जहरीली गैसों की भरमार थी। लेकिन यहीं से जीवन की शुरुआत का रास्ता खुलने वाला था। इस उथल-पुथल भरी शुरुआत में एक और विशाल घटना हुई, चंद्रमा का निर्माण। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव के बाद निकलने वाले मलबे से हमारा चंद्रमा बना, जिसने आगे चलकर पृथ्वी के पर्यावरण और जलवायु को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें और जल वाष्प वायुमंडल में घुलने लगीं। जैसे जैसे तापमान गिरा, जल वाष्प से बारिश शुरू हुई और लाखों वर्षों तक होती रही। इसने अंततः पृथ्वी के विशाल महासागरों का निर्माण किया, जो जीवन के उद्भव के लिए आधार तैयार कर रहा था। महासागरों के बनने के साथ पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक कारक भी आने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन प्राचीन महासागरों में सरल अणुओं ने एक साथ मिलकर जीवन के प्रथम बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन। यह वह समय था जब पृथ्वी पर पहला जीवन संभव होने वाला था। तो दोस्तों, यह था हमारी पृथ्वी का प्रारंभिक इतिहास। अब हम जानेंगे कि कैसे इन शुरुआती स्थितियों ने जीवन के लिए आदर्श स्थिति तैयार की। अगले अध्याय में हम देखेंगे पृथ्वी पर जीवन का उदय। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म एक अस्थिर और उथल-पुथल भरे दौर में हुआ था। शुरुआत में यह एक पिघले हुए लावा की गेंद थी, जहां सतह पर ज्वालामुखी फट रहे थे और आकाश से उल्काओं की बमबारी हो रही थी। यह स्थिति कोई स्थिर ग्रह नहीं दिखाती थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी एक प्रलय की स्थिति में है।
इस भयानक वातावरण में जीवन के लिए कोई संभावना नहीं दिख रही थी, परंतु यह प्रारंभिक अवस्था पृथ्वी की भविष्य की स्थिरता के लिए बहुत आवश्यक थी। ये उल्काएं, धूमकेतु और ज्वालामुखी पृथ्वी पर जीवन के बीज बोने में सहायता करने वाले थे, क्योंकि इनके माध्यम से पृथ्वी पर आवश्यक खनिज और जल के अंश आने लगे। लगभग 4 अरब साल पहले धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और इस ठंडक के साथ पृथ्वी का वातावरण तैयार हुआ। इस वातावरण में वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर जैसी गैसें भरने लगीं। फिर क्या हुआ? लाखों सालों तक बारिश होती रही, जिससे विशाल महासागरों का निर्माण हुआ। इन महासागरों में वह सब कुछ था जो आगे चलकर जीवन की नींव बनने वाला था। पानी, पृथ्वी पर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, अब विशाल महासागरों के रूप में उपलब्ध था। इस समय वायुमंडल और जल दोनों पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाने में मदद कर रहे थे। पृथ्वी के ठंडा होने और महासागरों के बनने के बाद पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे जीवन के लिए आवश्यक अणु बनने लगे। इन्हीं महासागरों में सरल रसायनों ने एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर प्राइमोर्डियल सूप का निर्माण किया। इस प्राइमोर्डियल सूप में एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और डीएनए जैसे जीवन के मूलभूत घटक बनने लगे थे। यही वे तत्व थे जिनसे पहला जीवन प्रारंभ होने वाला था। सोचिए, एक ऐसी पृथ्वी जो कभी धधकती आग की गेंद थी, अब जीवन के लिए तैयार हो रही थी। ये एक चमत्कारी बदलाव था, आग और पानी से जीवन की शुरुआत। आपने चंद्रमा की सुंदरता देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ? वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक मंगल के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से जो मलबा निकला, उससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा ने न सिर्फ पृथ्वी की स्थिति को स्थिर किया, बल्कि इसके गुरुत्वाकर्षण ने ज्वार भाटों और मौसम के परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए चंद्रमा ने अप्रत्यक्ष रूप से जीवन के विकास में भी योगदान दिया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, महासागरों के बीच में विशाल भूखंड उभरने लगे। ये वही शुरुआती महाद्वीप थे जिनसे हमारे आज के महाद्वीप बने। शुरुआती पृथ्वी के ज्वालामुखी और भूवैज्ञानिक हलचल ने इन महाद्वीपों को जन्म दिया। आज के विशाल महाद्वीपों का आधार यहीं से बना था। टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण पृथ्वी की सतह बदलती रही और यह प्रक्रिया आज भी चल रही है। अब जब पृथ्वी पर पानी, महाद्वीप और एक स्थिर वातावरण था, जीवन का उदय होने वाला था। समुद्रों की गहराइयों में सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक जीवन का जन्म हुआ। छोटे छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने इस प्राचीन पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। ये वो समय था जब धरती पर जीवन ने पहली बार कदम रखा। आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे जीवों से जीवन का जटिल ढांचा तैयार हुआ और कैसे पृथ्वी पर जीवन के अलग अलग रूप विकसित होते गए। जब पृथ्वी का जन्म हुआ, यह एक आग की गेंद थी, पिघले हुए लावा और ज्वालामुखी विस्फोटों से भरपूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जलती हुई सतह ने धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर दिया और इससे हमारी पृथ्वी के भूगोल का निर्माण हुआ। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधि कम होती गई और पिघला हुआ लावा ठंडा होकर ठोस चट्टानों में बदलने लगा। यह वही क्षण था जिसने पृथ्वी को एक ठोस सतह दी और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। गिसे गिखाता था। ठंडा होने की इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी का बाहरी हिस्सा क्रस्ट बनने लगा। यह वही क्रस्ट है जिस पर आज हम चलते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, सबसे पहले इसका बाहरी हिस्सा ठोस बन गया, जिसे हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं। क्रस्ट का निर्माण कोई सीधा साधा प्रक्रिया नहीं थी। यह ग्रह के अंदर की गर्मी और बाहरी ठंड के बीच संतुलन से बना। धीरे धीरे ज्वालामुखियों और टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की हलचल ने पृथ्वी की सतह को कई भागों में बांट दिया, जिन्हें हम आज के महाद्वीपों का आधार कह सकते हैं। यह वो समय था जब पृथ्वी की सतह पर भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और नए द्वीप और पर्वत उभर रहे थे। टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की हलचल ने महासागरों और महाद्वीपों की रूपरेखा तय की। जैसे जैसे सतह ठंडी होती गई, पृथ्वी पर जलवाष्प से वर्षा शुरू हुई, जो अनवरत लाखों वर्षों तक चलती रही। इस बारिश ने पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण किया, जो आज के जीवन का आधार हैं। पृथ्वी का सिर्फ बाहरी हिस्सा ही नहीं, बल्कि इसका अंदरूनी ढांचा भी ठंडा होने लगा था।
इस ठंडक के कारण पृथ्वी के 3 मुख्य हिस्से बने: क्रस्ट, मैंटल और कोर। मैंटल, जो आज भी ठोस और पिघले हुए चट्टानों का मिश्रण है, वही है जो टेक्टोनिक प्लेट्स की गति को नियंत्रित करता है। और पृथ्वी का कोर, जिसमें अधिकांश लौह और निकल हैं, ठंडा होते हुए भी अब तक पूरी तरह ठोस नहीं हुआ है। कोर की यह अद्भुत संरचना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है, जो हमें सूर्य की घातक किरणों से बचाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र ही है जो हमारी पृथ्वी के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि पृथ्वी की सतह के ठंडा होते ही और तेज हो गई थी। ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती, अलग होती और नई जमीन का निर्माण करती। यहीं से महाद्वीपों का निर्माण शुरू हुआ। आज के हिमालय, एंडीज और रॉकी पर्वत, इन सभी की शुरुआत इसी प्रक्रिया से हुई थी। धरती की सतह पर पर्वत, द्वीप और महासागर, ये सभी टेक्टोनिक प्लेट्स की इस अंतहीन हलचल से उभरते गए। आज भी यह प्रक्रिया जारी है, जो हमें बताती है कि पृथ्वी एक जीवंत ग्रह है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान घटता गया, इसका वायुमंडल भी बदलने लगा। शुरुआती वातावरण में सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी विषैली गैसें भरी हुई थीं। लेकिन ठंडा होने की प्रक्रिया के साथ वायुमंडल में पानी की वाष्प और नाइट्रोजन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल शांत हुआ और इसके साथ ही महासागरों का निर्माण हुआ। यह ठंडा होता ग्रह अब जीवन के उदय के लिए तैयार हो रहा था। लाखों वर्षों के ठंडा होने की प्रक्रिया के बाद पृथ्वी का वातावरण और सतह अब स्थिर हो रहे थे। यह वही समय था जब पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल बन रही थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी और महासागरों में छोटे छोटे जीवन के अणुओं ने जन्म लेना शुरू किया। अब यह शांत होती पृथ्वी अपने अगले अध्याय के लिए तैयार थी, जीवन की शुरुआत। इस ठंडक ने जीवन के लिए एक सही मंच तैयार किया था। पृथ्वी के शुरुआती दिनों में इसका वातावरण आज के वातावरण से बिल्कुल अलग था। ये वातावरण जहरीली गैसों से भरा हुआ था, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह वायुमंडल बेहद घातक था। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसी वातावरण ने पृथ्वी की सतह को ठंडा करने में मदद की। लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों ने इन गैसों को वायुमंडल में भेजा और पृथ्वी को घने बादलों में ढक दिया। सूरज की रोशनी इन बादलों को पार नहीं कर सकती थी और इससे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। पृथ्वी के ठंडा होते ही ज्वालामुखियों से निकले जलवाष्प ने वायुमंडल को भर दिया। लाखों वर्षों तक ये जलवाष्प आकाश में जमा होता रहा और अंततः बारिश के रूप में गिरने लगा। इस भारी बारिश ने महासागरों का निर्माण किया। ये शुरुआती महासागर पृथ्वी की सतह को और ठंडा करने में मददगार साबित हुए। साथ ही जलचक्र की शुरुआत हुई, जिसमें बादल बनते, बारिश होती और फिर से वाष्प बनकर वातावरण में लौट जाती। इसी से पृथ्वी के वातावरण में बदलाव शुरू हुआ। महासागरों के बनने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब साइनोबैक्टीरिया जैसी सरल जीवन शैली वाली संरचनाओं ने पहली बार प्रकाश संश्लेषण शुरू किया। प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया ने वायुमंडल में ऑक्सीजन का उदय किया। इसे द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। ये वही घटना थी जिसने वायुमंडल में भारी मात्रा में ऑक्सीजन को जोड़ा, जिससे पृथ्वी का हरा भरा वातावरण और साफ नीला आसमान बना। इस ऑक्सीजन क्रांति ने पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा बदल दी। सजीवों के लिए सांस लेने के लिए अब पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद थी और इसके साथ ही जटिल जीवन शैलियों का विकास हुआ। जैसे जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ती गई, उसकी एक बड़ी मात्रा ने ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण किया। यह परत पृथ्वी को सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत के बिना जीवन का विकसित होना लगभग असंभव था। ओजोन परत ने पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखा और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन का विस्तृत विकास संभव हो सका। ये हमारी ग्रह की सुरक्षा कवच थी और आज भी यही परत हमें बाहरी खतरों से बचाती है। आज पृथ्वी का वायुमंडल हमारे लिए सबसे अनुकूल संरचना है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी अन्य गैसें।
यह संतुलन जीवन के विकास और अस्तित्व के लिए एक आदर्श स्थिति है। यह वातावरण हमें सांस लेने, पौधों को बढ़ने और जलवायु को संतुलित रखने में मदद करता है। पृथ्वी का वर्तमान वायुमंडल लाखों सालों की भूवैज्ञानिक और जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक अद्वितीय और जीवन से भरपूर ग्रह पर रहते हैं। हालांकि आज मानव गतिविधियों ने इस संतुलन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। औद्योगिकरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने वायुमंडल के इस प्राकृतिक संतुलन को खतरे में डाल दिया है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम पृथ्वी के वातावरण का सम्मान करें और इसे संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। हमारा वातावरण हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बचाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। पृथ्वी के प्रारंभिक दिनों में यह एक उबलते हुए लावा से भरा हुआ ग्रह था। इसका सतह इतना गर्म था कि पानी के रूप में कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, इसने जलवाष्प और गैसों को अपने वातावरण में जमा करना शुरू किया। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान गिरा, वातावरण में मौजूद जलवाष्प धीरे धीरे ठंडा होकर भारी वर्षा के रूप में सतह पर गिरने लगी। यह लाखों सालों तक लगातार होता रहा और यहीं से हमारे महासागरों का निर्माण शुरू हुआ। एक ही आमपान दाइशे शुरू की। यह वर्षा अत्यधिक तीव्र थी, जैसे कि प्रकृति का महासंगीत। यह लाखों वर्षों तक बिना रुके होती रही, पृथ्वी की सतह को भरते हुए। धीरे धीरे पानी ने पृथ्वी की निचली सतहों में इकट्ठा होना शुरू कर दिया और यहीं से महासागर बनने लगे। ये प्रारंभिक महासागर पृथ्वी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थे। इन महासागरों ने पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद की और पानी की विशाल मात्रा ने जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के जल का एक बड़ा हिस्सा शायद केवल वायुमंडल से नहीं आया। सौर मंडल के प्रारंभिक दिनों में बड़ी संख्या में धूमकेतु और उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए, जिनमें बर्फ की विशाल मात्रा थी। जब ये बर्फ के कण धरती पर गिरे तो उन्होंने पृथ्वी के जल भंडार में योगदान दिया। ये धूमकेतु और उल्कापिंड प्रारंभिक महासागरों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी की महासागरीय संपत्ति न केवल ग्रह के अंदर से आई, बल्कि बाहरी आकाशीय पिंडों से भी मिली। वो बामदान की नातिक है। महासागरों का निर्माण न केवल पृथ्वी के तापमान को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यहीं से जीवन का उदय भी हुआ। प्रारंभिक महासागर खनिजों और रासायनिक तत्वों से भरपूर थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन महासागरों में सरल जीवन की शुरुआत हुई और यहां से जीवन की यात्रा शुरू हुई। यह वही प्रारंभिक महासागर थे जहां जीवन की सबसे पहली कोशिकाओं ने आकार लिया और धीरे धीरे जटिल जीवन का विकास हुआ। यह महासागर धरती के जीवन के लिए पालना बने। महासागरों के बनने के साथ ही पृथ्वी का जल चक्र भी स्थापित हो गया। महासागरों से वाष्पित होकर बादल बने और फिर ये बादल बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरे। इस तरह एक संतुलित चक्र ने न केवल जल वितरण को नियंत्रित किया, बल्कि पृथ्वी की जलवायु को भी स्थिर किया। यह चक्र आज भी पृथ्वी के वातावरण और जलवायु को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसी जल चक्र के चलते धरती के अलग अलग हिस्सों में नदियां, झीलें और महासागर बने रहे। आज के समय में महासागर पृथ्वी की जीवनदायिनी धमनियां हैं। वे न केवल जीवन का पालना हैं, बल्कि आज भी धरती पर जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियों को बनाए रखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की भारी मात्रा महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन नामक छोटे पौधों के कारण आती है, जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त कर ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। महासागर पृथ्वी की जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं, तापमान को स्थिर रखते हैं और एक जटिल जीवन चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं। महासागर के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। लेकिन आज हमारे महासागर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
मानव गतिविधियों जैसे कि प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। समुद्री जीवों का विलुप्त होना और प्रवाल भित्तियों का नष्ट होना हमें यह संकेत दे रहा है कि हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। हमें महासागरों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए ठोस प्रयास करने होंगे, क्योंकि महासागर केवल पानी की विशाल मात्रा नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के जीवन चक्र का केंद्र हैं। अब तक पृथ्वी पर अनगिनत प्रक्रियाओं ने हमें एक शांत ग्रह की ओर ले आया था, जिसके महासागर बनने लगे थे। लेकिन पृथ्वी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य अब शुरू होता है, जीवन की उत्पत्ति। लगभग 3.8 अरब साल पहले हमारे महासागरों में कुछ अद्भुत घटित होने लगा। जीवन की शुरुआत के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी के भीतर एक सरल रासायनिक प्रतिक्रिया से हुआ। हमारे महासागर उस समय जैविक अणुओं का केंद्र बन चुके थे और यहीं से जीवन के पहले निशान उभरने लगे। यह पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण था, जहां मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसें आपस में मिलकर एक रासायनिक गंधक बना रही थीं। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को प्राइमर्डियल सूप कहते हैं, जहां जीवन की पहली झलक इन रसायनों के बीच देखी गई। इन रासायनिक मिश्रणों के बीच बिजली की चमक या ज्वालामुखीय गर्मी के कारण आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुई। धीरे धीरे सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जिनमें से अमीनो एसिड और प्रोटीन ने सबसे पहले जीवन की नींव रखी। जीवन की उत्पत्ति में गहरे महासागरीय जल में स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन वेंट्स से निकलने वाली गर्म गैसें और खनिज समृद्ध जल ने जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। यहीं बिना सूर्य के प्रकाश के सरल जीवन के रूपों ने खुद को विकसित किया। यहाँ पाया जाने वाला जीवन ऊर्जा को सूर्य से नहीं, बल्कि इन वेंट्स से मिल रही गर्मी से प्राप्त करता था। इससे यह साबित हुआ कि जीवन के उद्भव के लिए पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अनुकूल वातावरण हो सकता है। समय के साथ ये सरल अणु और अधिक जटिल होकर पहली कोशिकाओं में बदलने लगे। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स नामक सरल एक कोशीय जीव बने। इनका डीएनए बिना किसी नाभिक के सघन रूप में कोशिका के भीतर होता था और यहीं से जीवन की यात्रा शुरू हुई। यह अद्भुत था। धरती पर जीवन की शुरुआत सरल कोशिकाओं से हुई, जिन्होंने धीरे धीरे अपने चारों ओर जीवन को फैलाया। ये जीवन के पहले निर्माण थे और इन्हीं प्रोकैरियोट्स ने अंततः पौधों और जानवरों तक के विकास की नींव रखी। इन प्रारंभिक जीवों के बीच साइनोबैक्टीरिया नामक एक प्रकार के जीव ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हुए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया विकसित की। इस प्रक्रिया के जरिए यह ऑक्सीजन उत्सर्जित करते थे और यहीं से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का पहला आगमन हुआ। साइनोबैक्टीरिया ने धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई। यह ऑक्सीजन न केवल जीवन के नए रूपों के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने पृथ्वी को अधिक रहने योग्य ग्रह बनाने में भी भूमिका निभाई। लगभग 2.4 अरब साल पहले ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट नामक घटना हुई, जिसने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह बदल दिया। ऑक्सीजन की इस बड़ी मात्रा ने न केवल जीवन को अधिक विविध और जटिल बनाया, बल्कि कुछ पुराने अनोक्सीजन सहिष्णु जीवन रूपों का अंत भी किया। इस घटना ने पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। जटिल बहुकोशीय जीवों की शुरुआत यहीं से हुई और जीवन की विविधता ने एक नई गति पकड़ी। अब तक जीवन छोटे और सरल जीवों तक सीमित था, लेकिन समय के साथ कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर जटिल बहुकोशीय जीवों का निर्माण करने लगीं। ये जीव आकार में बड़े और संरचना में अधिक जटिल थे और जीवन की यात्रा एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी। इन प्रारंभिक बहुकोशीय जीवों से ही आज के पौधों, जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। यह विकास की एक अद्भुत यात्रा थी, जिसने पृथ्वी को जीवंत बना दिया। महासागरों में जीवन ने अपनी जड़ें जमा ली थीं, लेकिन समय के साथ कुछ जीव महासागरों से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आने लगे। यहीं से पृथ्वी पर जीवन का विस्तार हुआ। प्रारंभिक पौधे और जानवर जिन्होंने धरती पर कदम रखा, उन्होंने जीवन के अगले युग की शुरुआत की। धरती की सतह पर जीवन फैलने के साथ साथ विकास की रफ्तार तेज हो गई। युग दर युग जीवन और जटिल होता गया और हमारी पृथ्वी जीवन की विविधता और अद्भुतता से भर गई। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया की, जो पृथ्वी के स्वरूप और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्लेट टेक्टोनिक्स। लेकिन
प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? यह पृथ्वी के बाहरी आवरण, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, कि प्लेटों का गतिशीलता का अध्ययन है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद ये प्लेटें लगातार गतिशील हैं और उनकी गतिविधियों ने हमारे ग्रह के आकार, पर्वत श्रृंखलाओं और भौगोलिक संरचनाओं को आकार दिया है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ, लेकिन इसकी जड़ें पहले की भौगोलिक खोजों में हैं। सबसे पहले अल्फ्रेड वेगेनर ने 1912 में पैंजिया नामक सुपरकॉन्टिनेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे सभी महाद्वीप एक बार एक साथ जुड़े हुए थे। यह सिद्धांत तब और मजबूत हुआ जब भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह पर भिन्नता और जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझा। प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया में मुख्यतः 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं होती हैं: संकुचन, कन्वर्जेंट, विभाजन, डाइवर्जेंट, और रूपांतर, ट्रांसफॉर्म सीमाएं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज: जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो इसे संकुचन सीमा कहते हैं। इस प्रक्रिया में पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं, जैसे हिमालय। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज: विभाजन सीमाओं पर प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं। इससे नई समुद्री क्रस्ट का निर्माण होता है, जैसे अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक रेज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आखिरकार रूपांतर सीमाओं पर प्लेटें एक दूसरे के बगल से सरकती हैं, जिससे भूकंप जैसी गतिविधियां होती हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स ने पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्वतों का निर्माण, घाटियों का निर्माण और यहां तक कि महासागरों का निर्माण भी इसी प्रक्रिया का परिणाम है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है, लेकिन इसके परिणाम आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स केवल भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं का भी कारण बनती है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं, अक्सर प्लेट गतिविधियों के कारण होते हैं। कि आम के जीती हैं। दुनिया के कई हिस्से, जैसे कि रिंग ऑफ फायर, लगातार भूकंपों और ज्वालामुखीय गतिविधियों का सामना करते हैं। यह स्थान प्लेटों के बीच की सीमाओं पर स्थित हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले लाखों वर्षों में महाद्वीप फिर से एक नए सुपरकॉन्टिनेंट का निर्माण कर सकते हैं। यह भी एक ऐसा भविष्य हो सकता है जो हमारी समझ को फिर से चुनौती देगा। हालांकि यह सभी परिवर्तन समय के साथ होंगे, लेकिन इनकी तैयारी में हमें अभी से वैज्ञानिक अनुसंधान और जागरूकता बढ़ानी होगी। प्लेट टेक्टोनिक्स न केवल पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि यह जीवन के विकास और पर्यावरण के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया जीवन को आकार देती है और इसलिए यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कहां से आए हैं। इसलिए जब हम पृथ्वी के इतिहास के बारे में सोचते हैं, तो हमें प्लेट टेक्टोनिक्स की अदृश्य ताकतों को याद रखना चाहिए, जो हमारे ग्रह के रूप को बनाती और बदलती हैं। अब तक हमने पृथ्वी के गठन के विभिन्न चरणों का गहन विश्लेषण किया है। हमने देखा कि कैसे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत ने पृथ्वी की नींव रखी और फिर धीरे धीरे तापमान के गिरने और जलवायु के बदलने के साथ जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का गठन केवल एक भूगर्भीय प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन के विकास और जैव विविधता के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। हमारे ग्रह की विविधता, जैसे महासागर, पर्वत और जलवायु, सभी इस प्रारंभिक प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी पर प्रक्रियाएं अभी भी जारी हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं सभी हमारी दुनिया को लगातार आकार दे रही हैं। यह प्रक्रिया हमें यह याद दिलाती है कि पृथ्वी एक जीवंत प्रणाली है जो निरंतर विकासशील है। हालांकि मानव गतिविधियों का पृथ्वी के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और उद्योगों ने जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकीय असंतुलन जैसे मुद्दों को जन्म दिया है। लेकिन हम एक सकारात्मक बदलाव भी देख सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसका संरक्षण करें। हम सभी मिलकर एक बेहतर और स्थायी भविष्य के लिए काम कर सकते हैं।
पृथ्वी के गठन का अध्ययन न केवल हमें अपने अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें हमारे भविष्य की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। हर एक प्रक्रिया, हर एक परिवर्तन और हर एक जीवन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस अनंत कहानी का। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करें। आइए हम सभी मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और हमारे ग्रह के बारे में और जानें। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमने पृथ्वी के गठन की अद्भुत कहानी को देखा। हमने यह समझा कि कैसे एक साधारण धूल के कणों से हमारे ग्रह का निर्माण हुआ और कैसे यह जीवन के लिए अनुकूल बन गया। इस ज्ञान का महत्व न केवल हमारे अतीत को समझने में है, बल्कि यह हमारे भविष्य को भी आकार देने में मदद करता है। पृथ्वी की प्रक्रियाओं और उनकी जटिलताओं को समझना हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। हमारी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, यह केवल एक शुरुआत है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप और भी जानें, विज्ञान, भूविज्ञान और पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दें। हर नई जानकारी हमें और भी गहराई से समझने में मदद करती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने विचार और सुझाव साझा करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। पृथ्वी हमारी मां है और इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सभी मिलकर इसे एक बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं। देखते रहें, सीखते रहें और खोजते रहें। फिर से मिलने तक अलविदा।